हेलो दोस्तों। आज की कहानी है केनेथ एंडरसन की, बायरा पुजारी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बायरा पुजारी। जब मैं पहली बार उससे मिला था तब वह केवल एक लंगोटी पहने हुए था, लेकिन वह एक सज्जन था और है मेरा दोस्त बायरा पुजारी। मेरी बायरा से पहली मुलाकात को 25 वर्ष बीत चुके हैं। भोर की बहुत हल्की रोशनी आकाश को रोशन कर रही थी। मुथर का डाक बंगला मुथर मलाई की पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ एक नदी बहती है जिसे चिनार नदी कहा जाता है। गर्मी का मौसम था और चिनार नदी सूखी हुई थी। मैं जल्दी बाहर निकला था और भालू को देखने की उम्मीद में चिनार की सुनहरी रेत पर चल रहा था। उस समय में बड़ी संख्या में भालू नदी के किनारे पर आते थे। अगर भालू नहीं तो कम से कम एक तेंदुए से मिलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन उस सुबह शिकार करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं बंगले से लगभग 1 मील दूर आ गया था। अचानक मुझे नदी के किनारे की तरफ से सरसराहट सुनाई दी, इसीलिए सावधानी से 10 फीट के भीतर पहुंचा और रुक गया। मेरे सामने एक बड़ा गड्ढा था, लगभग 3 फीट गहरा। मैं जानता था यह एक शिकारी का काम था, प्यासे हिरणों को आकर्षित करने के लिए। फिर शिकारी मजल लोड बंदूक से उन्हें मार डालते, और जो शोर मैंने सुना था वह निसंदेह किसी शिकारी का ही था। मैंने तमिल में चिल्लाकर कहा कि जो भी है बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक आदमी झाड़ियों से बाहर निकला और नदी की रेत पर जाकर उसने माथा जमीन से छूकर मुझे प्रणाम किया। मैंने पूछा कि वह कौन है। बायरा, एक पुजारी, जवाब आया। मैंने पूछा तुम्हारी बंदूक कहाँ है। वह बोला बंदूक? कौन सी बंदूक? मेरे जैसे गरीब साधारण आदमी के पास बंदूक कैसे हो सकती है? मैं तो गोली भी चलाना नहीं जानता मालिक। मैं एक यात्री हूँ और कल रात रास्ता भटक गया था और बहुत थककर इन झाड़ियों में सो गया। और आप बंदूक मांगते हैं? मैंने ऐसी चीज़ कभी देखी भी नहीं। उसे उठाओ और यहाँ लेकर आओ, मैंने ऐसा आदेश दिया। मैं कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर एक पुरानी मजल लोडर बंदूक निकाल कर ले आया और इस तरह मैं बायरा पुजारी से मिला। 25 वर्षों का मेरा मित्र, जिसने मुझे जंगल और उसके जंगली जीवों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तुमने क्या मारा है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। कल रात कोई जानवर पानी पर नहीं आया। तुमने क्या मारा है? मैंने कठोर आवाज़ में पूछा। वह मुझे ऊपर ले गया। रेत पर एक ढेर था, उसमें से एक सांबर हिरनी निकली जिसके गर्दन में बड़ा छेद था जहाँ से खून बह रहा था। मैंने बायरा को क्रोध वाली नज़रों से घूर कर देखा। मालिक, हम भूखे हैं, उसने सरलता से जवाब दिया। और अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो हम खा नहीं सकते, और अगर खा नहीं सकते तो मैं मर जाऊँगा। मैंने बायरा को अपने पास बुलाया और वह बैठ गया। मैंने अपनी थैली से पाइप तंबाकू निकालकर उसे दिया। तंबाकू लेकर वह खुश हुआ और मुस्कुराते हुए सारा तंबाकू अपने मुंह में डाल लिया। मालिक, फॉरेस्ट गार्ड्स को मेरी बंदूक के बारे में नहीं बताइएगा ना? उसने फिर चिंता से कहा। यह मेरी जीविका का एकमात्र साधन है, और अगर गार्ड को पता चला वह बंदूक को मुझसे छीन लेगा, साथ ही मुझे जेल भेज दिया जाएगा। मेरी पत्नी और 4 बच्चे भूखे मर जाएंगे। जंगल लाइसेंस धारक के रूप में मेरा कर्तव्य था कि शिकारियों को अधिकारियों के हवाले करूं। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ रहता है। हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई खेत नहीं, उसने जवाब दिया। सारा दिन हम जंगल में मधुमक्खियों के छत्तों की तलाश में भटकते हैं। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम शहद इकट्ठा करते हैं जिससे हम पन्ना ग्राम के बाजार में बेच आते हैं, जो कि 7 मील दूर है। एक छोटे बर्तन शहद 1 रुपये में बिक जाता है। इससे हम अनाज खरीदते हैं, जिससे 4 दिन तक हमें भोजन मिल जाता है। अगर शहद ना मिले तो हम एक बड़ा सांप या छिपकली पकड़ लेते हैं। इसका मांस हमें ताकत देता है, और इनकी पूंछ पन्ना ग्राम के एक देसी डॉक्टर खरीद लेते हैं। वह पूंछ को पका कर उनकी दवा बना लेते हैं। फिर सारी चीज़ को बारीक पाउडर में पीस लेते हैं। कभी कभी जब हम बहुत भूखे होते हैं तो पेड़ों की जड़ें खोदकर खा लेते हैं। रात में मेरी पत्नी, बच्चे और मैं नदी के किनारे गड्ढे में सोते हैं। मैं गर्म मौसम में शिकार करता हूँ, जैसे आज रात किया। ऐसे समय में मेरी पत्नी या कोई बच्चा बारी बारी से रात भर जागता रहता है।
ताकि हाथी आने पर चेतावनी दे सके और हम गड्ढा छोड़कर किनारे पर चढ़ जाएं या पास के बड़े पेड़ पर, क्योंकि ये हाथी बहुत खतरनाक होते हैं और कभी कभी हम पर हमला करते हैं। 1 साल पहले एक हाथी ने इसी तरह के गड्ढे से एक पुजारी महिला को सोते हुए बाहर खींचा और उसे कुचलकर मार डाला। अगर हम कुछ शिकार मार ले तो कुछ मांस खाते हैं, बाकी पन्ना गांव में बेच देते हैं। लगभग 15 रुपये मिल जाते हैं। इससे पूरे महीने का अनाज हम खरीद लेते हैं। वह एक बार फिर बोला, आप फॉरेस्ट गार्ड को मेरी मैचलॉक बंदूक के बारे में मत बताना। मैंने कहा, नहीं बायरा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ। वह उछला और 3 बार माथा ज़मीन से छूकर मुझे प्रणाम किया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मालिक। बायरा ने वादा किया कि वह कुछ दिन बाद मेरे जंगल लॉज पर आएगा और मुझे यहाँ के जंगली जानवरों की जानकारी देगा। मैं अपने रास्ते चला गया। बायरा सुबह 10 बजे के करीब आया और उसने बताया कि 2 रात पहले उसने बाघ को देखा था जब वह शिकार पर बैठा था, लगभग 2 मील नीचे की ओर। उसने कहा कि वह एक बूढ़ा बाघ है और इसका एरिया बहुत छोटा है। फिर उसने एक असामान्य कहानी सुनाई कि 1 महीने पहले वह इसी जगह के पास छिपा बैठा था जब एक चीतल आया, जिसे उसने अपनी मैच लोक की गोली से मार गिराया। चांदनी रात थी। चीतल अपनी जगह पर गिर गया। बायरा ने अपनी बंदूक फिर लोड की और बाकी रात सोने की तैयारी कर रहा था जब एक बड़ा बाघ झाड़ियों से बाहर आया और चीतल को शांतिपूर्वक उठाकर ले गया। उस समय मेरे पास कोई जीवित बैट लाने का समय नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया कि उस रात बायरा के साथ चिनार नदी के किनारे पर बैठूंगा। शाम 6 बजे तक हम बायरा द्वारा झाड़ियों में बनाए गए एक आरामदायक जगह पर बैठे थे। रात एक गर्मी थी और बायरा ने केवल अपनी लंगोटी पहनी हुई थी। यह धैर्य की शिक्षा थी जो मुझे उस दिन मिली। कैसे उसने पूरी रात अपनी कोहनी तक नहीं हिलाई। उस समय कुछ नहीं हुआ और 2 बजे तक मैं अधीर हो गया और अंत में सो गया। मेरी निराशा देखकर उसने सुबह ट्रैकिंग पर फिर मेरे साथ चलने की पेशकश की। इसलिए बंगले पर नहाते और नाश्ते के बाद हम 9 बजे निकल पड़े। बायरा आगे चल रहा था। हम ऊपर की ओर चले और शायद आधा मील ही चले थे जब हमें एक बड़े मिल टाइगर के निशान मिले, जो रात में रेत पार करके चट्टानी ढाल पर जा रहे थे। जमीन बहुत सूखी थी, इसलिए पग मार्क्स नहीं थे, लेकिन बायरा ने कहा उसे कुछ जगह पता है जहां बाघ लेटा हो सकता है। इसलिए हम आगे बढ़े। अचानक हमें हाथी के पेड़ की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हाथी से बचते हुए हमने अपनी यात्रा जारी रखी। लगातार ऊपर चढ़ते हुए पन्ना पट्टी रिज तक हम चारों ओर चट्टानी बॉर्डर दिखाई देने लगे। बायरा ने कहा कि बाघ इनमें से किसी गुफा में हो सकता है और भालू भी यही हो सकता है। धूप से पसीने में तर हम अंत में शिखर पर पहुंचे और दूसरी साइड की ढलान से उतरने लगे। अंत में हम एक जगह पहुंचे जहां कई गुफाएं थीं। बायरा ने सलाह दी कि मैं एक चट्टान की छाया में बैठ जाऊं, वह आसपास घूमकर देखेगा। मैं खुशी से सहमत हुआ और धूमपान करते हुए सुस्ताने लगा। 10 मिनट बाद वह वापस आया और बताया कि उसने बाघ की गंध सूंघी है और निश्चित है कि वह पास की किसी गुफा में छिपा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ और बायरा को कुछ कड़े शब्दों में कहा कि झूठ बोलना बंद करो। उसने मुझे आश्चर्य से देखा और बोला, खुद आकर देख लो। राइफल लेकर मैं उसके पीछे चला। आगे एक जगह कई गुफाएं थीं। बायरा रुक गया और मुझे चुपके से आने का इशारा किया। क्या तुम्हें गंध आ रही है? उसने फुसफुसाया। मैंने सावधानी से सूंघा लेकिन कुछ नहीं सूंघ सका। मैंने नकार में सर हिलाया। थोड़ा और करीब जाकर बायरा फिर रुका। अब तो निश्चित रूप से गंध आ रही होगी। मैंने अपनी सूंघने की क्षमता पूरी तरह इस्तेमाल की और मुझे एक अजीब गंध लगी जिसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उसे केवल हरीक कह सकता हूँ। हल्की सड़ते पत्तों की अजीब सी गंध। कई वर्षों बाद अब मुझे पता है कि यह बाघ के गुजरने की गंध होती है। बायरा ने ऊपर देखा। 5 गुफाओं के दरवाजे जैसे दिख रहे थे। वह कुछ देर चुप्पी से उन्हें अध्ययन करता रहा और फिर चौथे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाया, मुझे लगता है बाघ वहाँ है। उसने मुझे पीछे आने का इशारा किया।
बिना आवाज़ किए और बहुत ही सावधानी से हम उस दरवाजे के ठीक नीचे एक पत्थर के पास पहुंचे। अंदर झांकने पर मुझे कुछ नहीं दिखा और फिर अगले ही सेकंड बिना आवाज़ किए एक बाघ का विशाल सिर दिखाई दिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। मैंने एक गोली आंखों के बीच मारी, शायद 8 फीट की दूरी से। बाघ एक हल्की गति से आगे सरका और हमारे चेहरे के पास आकर रुक गया। उसका विशाल सर उसके आगे के पंजों के बीच शांत था। उसकी पीली हरी आंखें मौत के आने से आधी बंद और उसके माथे से छेद से पतली खून की धारा बह रही थी। यह बायरा के जंगल ज्ञान का मेरा पहला अनुभव था। उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे साथ की कई साहसिक कहानियों में से 2 मैं आपको बताता हूँ। एक है तालावदी के भालुओं की, जिसमें बायरा ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया था। दूसरी है मुंडा चिपलम के आदमखोर बाघ की। तालावदी उस चौड़ी घाटी का नाम है जिसके बीच में तालावदी नाम की एक नदी बहती है। यह सालेम के जंगलों में स्थित है। यहाँ विशाल लाल और पीली मकड़ियाँ पाई जाती है जो जंगल की पगडंडियों पर अपने विशाल जाले बना देती है और कभी कभी 20 फीट से ज़्यादा चौड़े होते हैं। ये मकड़ियाँ 9 इंच तक की होती हैं। यह सारा क्षेत्र घना जंगल है। कहानी शुरू होती है जब बायरा ने पत्र से मुझे सूचना भेजी थी कि घाटी में असाधारण आकार का एक तेंदुआ बसा है और नियमित रूप से वे मवेशी मार रहा है। पत्र में कहा गया था कि तेंदुआ साधारण बाघ से बहुत बड़ा है। 5 दिन बाद काम काज निपटाकर मैं कार से मूथर गया, जहाँ मैं बायरा से मिला। वहाँ से हम 15वें माइलस्टोन पर लौटे, जो घाटी में ही थी। कैंप लगाने के बाद हम निकट के मवेशी पट्टी पर गए, जहाँ मैंने खुद इस तेंदुए की तबाही के बारे में सुना। वह आमतौर पर झुंड के घर लौटते समय शाम 5:30 बजे के करीब हमला करता था और पीछे चल रही मवेशियों में से सबसे बड़ी गाय को अपना शिकार चुनता था। कई चरवाहे ने तेंदुए को देखा भी था। मैंने 2 बड़े जानवर खरीदे बैट के लिए, जिनमें से एक को मैंने नदी के किनारे सड़क से 1 मील नीचे की ओर बांधा और दूसरा 14वें माइलस्टोन के पास। अब कुछ करने को नहीं था सिवाय इंतजार के। मैं जंगल में सुबह और शाम घूमता था, तेंदुआ या किसी भटके बाघ की मुलाकात की उम्मीद में। सौभाग्य से तीसरे दिन शाम 7 बजे के करीब मुझे खबर मिली कि तेंदुए ने उस समय एक गाय को मार दिया है, जो 3 मील दूर दूसरे मवेशी पट्टी की थी। जैसे ही पता चला, राइफल, टॉर्च और ओवरकोट लेकर बायरा और मैं उस जगह पर दौड़े और अभी कुछ फरलांग दूर ही थे जब मैंने टॉर्च बुझाई। खबर लाने वाले चौराहे के पीछे अंधेरे में रेंगते हुए बायरा मेरे पीछे चला। जब हम मवेशी पगडंडी पर एक मोड़ पर मुड़े, एक तेंदुआ वहाँ था जो पगडंडी पार एक बैलगाड़ी के पीछे छुपा था। मैंने 12 बोर शॉटगन से खुद को लैस किया हुआ था, जबकि बायरा मेरे पीछे विंचेस्टर लेकर चल रहा था। लेकिन इससे पहले मैं बंदूक उठा पाता, तेंदुआ उछला और आगे की झाड़ियों में चला गया। जल्दी बायरा और चरवाहे को फुसफुसाकर कहा कि धीरे धीरे जिस रास्ते से आए थे उसी पर लौटे, एक दूसरे से नॉर्मल आवाज़ में बात करते हुए, ताकि तेंदुए को लगे कि हम चले गए। मैं एक जंगली बेर की झाड़ी के पीछे बैठ गया। कुछ मिनटों में मुझे तेंदुए की कराने वाली कॉल सुनाई दी आगे के जंगल से। आवाज़ धीरे धीरे बायरा और चरवाहे के जाने की दिशा से दूर होती गई, जिससे मैंने अनुमान लगाया कि वह उन्हें दूर से फॉलो कर रहा है, शायद सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में चले गया है। उसके बाद 1 घंटे तक तनावपूर्ण शांति रही और फिर सूखी पत्तियों की ओर सब हल्की सरसराहट के साथ एक विशाल तेंदुआ दिखाई दिया, अपने शिकार पर खड़ा, लेकिन अभी भी संदेह से उसे पगडंडी की ओर देखता हुआ जिस पर हम आए थे। आधी रोशनी में निशान लेकर मैंने गोली चलाई। बंदूक की गरज के साथ तेंदुआ लगभग 1 गज हवा में उछला, जमीन छुए बिना फिर उछला और गायब हो गया। कुछ मिनट इंतजार करके और महसूस करके कि उस रात कुछ और नहीं किया जा सकता, मैं मवेशी पट्टी और कैंप की ओर लौटा। अगली सुबह भोर तक बायरा और मैं उस जगह पर थे जहाँ मेरा सामना हुआ था। हमें झाड़ियों पर खून के निशान मिल गए। कम से कम कुछ छर्रे निशाने पर लगे थे। यह जानकर हमें उत्साहित हुआ और हम आगे बढ़े। मेरा काम जानवर पर नज़र रखना और अगर वह हमला करे तो उससे निपटना था, जबकि बायरा मेरे पीछे थोड़ी सुरक्षित स्थिति में
ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। 100 गज चलने पर हमें उस जगह पहुंचे जहां तेंदुआ लेटा था। जैसा कि घास पर लाल दाग और शरीर के साफ रूप रेखा से पता चल रहा था, यहाँ से तेंदुआ एक नाले के किनारे से गया था, दोनों तरफ झाड़ियों से घिरा हुआ, जहां उसे फॉलो करना भयानक रूप से कठिन और खतरनाक था। जैसे जैसे हमें पंजों पर आगे बढ़े, मैंने सामने की हर झाड़ी को स्कैन किया। हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे जब अचानक मेरे सामने एक गड्ढे से एक रेईदार काला आकार उठा। उसके पास एक छोटा सामान आकार लुढ़कता हुआ हम एक माँ भालू और उसके बच्चे पर ठोकर खाकर गिर गए, जो एक गड्ढे में सो रही थी। वह उठी, उसकी काली छोटी आंखों में आश्चर्य और फिर क्रोध उतर आया। उसने सीधे हमला कर दिया। मैंने राइफल की नाल लगभग उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबाया। फिर वह महत्वपूर्ण क्षण आया जो शिकारी की जान या मौत तय करता है, मिस फायर। माँ भालू ने जबड़े से राइफल की नाल पकड़ ली और अपने पंजों से राइफल मेरी पकड़ से छीन ली और फिर ज़मीन पर गिरा दी। मैं पीछे की ओर लड़खड़ाया। भालू अपने पैरों पर उठी मेरे चेहरे पर हमला करने लगी। तभी बायरा भालू और मेरे बीच आ गया और भालू का ध्यान भटकाने की कोशिश में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। भालू का ध्यान मेरे से हट गया। भालू ने बायरा के कंधों में दांत गाड़ दिए और अपने लंबे नाखूनों से उसकी छाती, बाजू और पीठ को फाड़ दिया। बायरा भालू के नीचे गिर गया। मैंने उछलकर अपनी राइफल को उठाया। गिरने से राइफल जाम हो गई थी। यह सब कुछ सेकंडों में हुआ। बायरा दर्द से चीखा। भालू गुर्राया। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करके मैंने बट से भालू के सर के पीछे पूरी ताकत से मारा। सौभाग्य से मेरा निशाना सही था, क्योंकि भालू ने बायरा को छोड़ दिया और राइफल को मुंह में पकड़ लिया। इस बार फिर से हथियार मेरी पकड़ से छीन लिया। भगवान की कृपा से बच्चा, जो इस पूरे समय सहमा हुआ वहीं खड़ा रहा था, ने आवाज़ निकाली। अचानक से माँ का ध्यान उसके बच्चे पर केंद्रित हो गया। वह बच्चे के पास दौड़ी। वहाँ उसने उसे सूंघकर सुनिश्चित किया कि सब ठीक है और दोनों एकदम गायब हो गए। इस घटना से उभरने में मुझे कई दिन लगे। बायरा घुटनों पर बैठा था, खून बहता हुआ और बहुत दर्द में। उसके पास जाकर मैंने अपना कोट और शर्ट उतारी। शर्ट को पट्टियों में फाड़कर उसके गंभीर घावों को बांधने और खून रोकने की कोशिश की। फिर उसे अपनी पीठ पर उठाकर और राइफल लेकर मैं मवेशी पट्टी तक लड़खड़ाते हुए आया। वहां उसे चारपाई पर लिटाया। 4 चरवाहों ने उसे मेरे कैंप तक उठाकर पहुंचाया, जहां मैंने आयोडीन घावों में डाला। और कुछ पलों में मेरी कार पन्ना ग्राम के रास्ते पर थी, जहां डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार दिया गया। इस समय तक बायरा खून की कमी से बेहोश था। मैंने सालेम शहर तक 61 मील की दूरी तय की, जहां एक बड़ा अस्पताल था। बायरा का अस्पताल में पहला सप्ताह जीवन और मौत के बीच मंडराते हुए बीता। कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर घोषित किया। मैं पन्ना ग्राम लौटा, जहां बायरा की पत्नी और बच्चे आ गए थे और चिंता से खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे तेंदुए के कीड़े से खाई हुई खाल दी गई, जिसे मैं बाद की घटनाओं की वजह से भूल गया था। खाल रखने लायक नहीं बची थी। मैंने सालेम लौटकर बायरा के इलाज का खर्च उठाया। लगभग 2 महीने बाद वह अपने परिवार के पास लौट सका। इस तरह खत्म हुई वह कहानी जिससे बायरा और मेरे बीच खून का भाईचारा बन गया। इस घटना के बाद कई वर्ष बाद की मेरी अगली कहानी, मुंडा चपलम का आदमखोर बाघ। मुंडा चपलम तमिल में इसका अर्थ होता है मुंडाची का नाला, एक छोटी नदी। यह नाला घाट रोड को पार करता है। वन विभाग ने मुंडा चपलम के किनारे पर सड़क के पास एक कुआं बनवाया है, ताकि भैंसे और बैलों को पानी पिलाया जा सके, जो लकड़ी और बांस की भारी गाड़ियों को खींचते हैं। यही मेरी कहानी शुरू होती है और अजीब बात है, ख़त्म भी यहीं होती है। हालांकि कई मौतों के बाद सुबह 7:30 बजे थे और घास पर ओस की बूंदें हीरो की तरह चमक रही थी जब वे सूर्य की किरणों से मिलती हैं। एक आदमी और 2 महिलाएं बांस की टोकरी लिए हुए, जो कावेरी नदी पर रात में पकड़ी गई महिलाओं से लदी थी, कुएं के पास पहुंची और अपनी भारी बोझ को उसकी दीवार पर रख दिया। आदमी ने अपनी कमर के चारों रस्सी खोली और पीतल के लोटे को उसमें बांधकर कुएं में डाला। उसने जल्दी ठंडे ताज़ा पानी निकाला। उन सब ने ताज़ा पानी पिया। मछलियाँ पन्ना ग्राम के बाजार में ले जाई जा रही थीं और यह उनकी मंजिल की चढ़ाई शुरू करने से पहले अंतिम पानी था।
पानी पीने के बाद पार्टी कुछ मिनट के लिए बैठ गई ताकि कुएं से सटी झाड़ियों से सरसराहट और चटकने की आवाज़ आई। तीनों ने आपस में इन आवाज़ों के कारण पर अनुमान लगाया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि शायद कोई हिरण है जो किसी बंदूक की गोली या अन्य जानवर से घायल हो गया है। आसान मांस प्राप्त करने की उम्मीद से आदमी उठा और हाथ में पत्थर लेकर जंगल में चला गया। वह आश्चर्यचकित रह गया जब वह लगभग 2 बाघों से टकरा ही गया। बाघ ने छोटी सी गुर्राहट के साथ मछली विक्रेता पर हमला कर दिया। दांत उसकी गर्दन के पीछे गाड़कर रीढ़ की हड्डी को लगभग अलग ही कर दिया। कोई आवाज़ नहीं निकली जब आदमी ज़मीन पर गिरा। बाघ अभी भी उसके ऊपर घुर्रा रहा था। 2 महिलाओं ने छोटी घुर्राहट सुनी, बाघ की आवाज़ पहचान कर जिस रास्ते से आई थी उसी पर भाग गईं। आदमी को बाघ ने खाया नहीं, पर केवल गलत समय पर गलत जगह होने की झुंझलाहट में मार दिया गया था। लेकिन बाघ को समझ आ गया था कि इंसान कितनी आसानी से मारा जा सकता है। कुछ हफ्ते बाद एक लकड़हारा जंगल से अपनी लकड़ियाँ लेकर पगडंडी पर मुड़ते समय उस बाघ से टकरा गया। फिर वही छोटी घुर्राहट, उसके बाद छलांग और एक आदमी मारा गया। बाघ ने फिर उसे नहीं खाया। 2 महीने बाद महिलाओं का एक दल जंगल में गया था, घाटी में जंगली इमली के फल इकट्ठा करने। उनमें से एक बकरियों से थोड़ा दूर भटक गई। वह टोकरी को सर पर उठाने के लिए झुकी तो उसकी नज़र बाघ की चमकती आंखों पर पड़ी। तीसरी बार छोटी घुर्राहट हुई और बाघ के दांत उसके गले में गड़ गए। इस बार गर्दन की नस कट गई और नमकीन खून बाघ के मुंह में लग गया। इस तरह मुंडा चपलम का आदमखोर बाघ पैदा हुआ। इस महिला को झाड़ियों में खींचकर खा लिया गया, सिवाय इसकी खोपड़ी, हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे के। 3 और हत्याएं जल्दी जल्दी हुई, एक सड़क के 7वें माइलस्टोन पर, दूसरी चिनार नदी के किनारे पर और तीसरी ऊँटे मलाई गांव के सिर्फ 1 मील दूर। सभी 3 मामलों में पीड़ितों को खाया गया। अंतिम हत्या ने बड़ा हड़कंप मचाया, जिससे ऊँटे मलाई के गांव वालों ने पन्नाग्राम के अधिकारियों से विनती की कि वे कुछ कार्रवाई करें ताकि उन्हें इस खतरे से छुटकारा मिले। रंगा शिकारी उस समय वहीं था और उसने लोगों से वादा किया कि वह मुझे मदद के लिए लाएगा। बस से 100 मील का फासला तय करके रंगा शाम को बेंगलोर पहुंचा।